हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आपकी हो चुकी है, तो ऐसे में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अब आपकी स्टार्ट करनी शुरू कर देनी चाहिए। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एचपी टेट में ये आपका साइकोलॉजी सेक्शन रहेगा। हालांकि ये टीजीटी आर्ट्स का पेपर है और ये नवंबर 2021 का मैंने लिया है। नवंबर 2021 लेने के पीछे क्या मेरा जो है मकसद था, तो देखिए नवंबर जो है 2021 वाला जो एग्ज़ाम है या फिर नवंबर के जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है। और जो जून वाले एग्ज़ाम होते हैं, जून वाला आपका थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है, क्योंकि साल में 2 बार परीक्षाएं आपके एचपी बोर्ड करवाता है, तो दोनों बार पैटर्न थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने देखा है कि नवंबर वाले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है साइकोलॉजी सेक्शन में थ्योरी बेस्ड ज़्यादा आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस एनालिसिस के बेस पे आज ये पेपर सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से किस थ्योरी के अंदर से आया है, और जिस थ्योरी से प्रश्न आया है उस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में देखने की कोशिश भी करेंगे, ताकि अगर आपको नहीं पता है एटलीस्ट थ्योरी देखकर ही आपके जो क्वेश्चन के आंसर आप राइट कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए रहेगा कि बालक की सूचना प्रक्रमण क्षमता यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड तो लिमिटेड आपकी होती है। और इसके पीछे जो है लॉजिक आपने देखना, क्या लॉजिक है कि अगर ये लिमिटेड नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक बालक है तो बालक के लिए जो आपका करिकुलम जो डिसाइड किया जाता है, जो उसका लेवल आपका करिकुलम का रहता है, तो आपने देखा होगा जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या देखते हैं आप, उसमें देखा जाता है कि बच्चे का लेवल कितना है, कहाँ तक बच्चा जो है खुद कर सकता है। स्कैफोल्डिंग जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होता है, अगर आपने थ्योरीज वाली वीडियो देखी हो, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़ा हो, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बच्चे का जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है, जो कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड है, वो आपकी लिमिटेड होती है। एक लिमिट के अंदर ही बच्चा वहाँ पे सीख पाता है, और बाकी उसके बाद हालांकि हेल्प से सीख सकता है। तो हेल्प कौन करेगा? एक ऐसा पर्सन जो कि मोर नॉलेजेबल है उस पर जो है बच्चे से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बच्चे की जो है कैपेसिटी वो क्या है आपकी लिमिटेड होती है। तो इसी को ध्यान में रखकर जो करिकुलम डिसाइड किया जाता है, एक फ्रेमवर्क जो किया जाता है, वो बच्चे की लेवल ऑफ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपका देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, मीनिंगफुल सेंसेशन इज नॉन एज। तो मीनिंगफुल जो सेंसेशन है यानी कि अर्थपूर्ण संवेदना जो है, ये आपकी क्या है या किस नाम से इसको जो जाना जाता है। तो संवेदना की अगर हम बात करें, जो सेंसेशन आपकी होती है, सेंसेशन कैसे हो सकती है? प्रत्यक्ष तौर पे आपकी हो सकती है, अटेंशन से तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है नहीं हो सकती। इमोशन से कैसे हो सकती है आपकी सेंसेशन? हाँ, काफ़ी हद तक हो भी सकती है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि मीनिंगफुल सेंसेशन इज नॉन एज, तो ये परसेप्शन के नाम से आपके रहेगी। प्रत्यक्ष तौर पे आपको सेंसेशन आपकी हो सकती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपके सही था। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिए, मेंटल एज ऑफ द 8-year चाइल्ड हुज IQ इज 75 विल बी। एक 8 वर्षीय बालक जिसकी जो है बुद्धि लब्धि क्या है 75 है, इसकी जो है मानसिक आयु आपसे पूछिए कि मानसिक आयु कितनी होगी। तो इसमें सिंपल मेथड क्या है आपका, आप सभी को IQ का फॉर्मूला पता होगा, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे क्या देखना था, यहाँ पे मेंटल एज ऑलरेडी दिया है, यानी कि MA आपका दिया है, वो क्या है आपके पास 8, आपको CA नहीं पता है, यानी कि क्रॉनिकल एज बच्चे की नहीं पता है, तो वो आपसे पूछा गया था। तो मेंटल एज ऑफ 8-year चाइल्ड, तो मेंटल एज जो है किसकी आपने निकालनी है 8-year चाइल्ड की। माफ कीजिएगा, यहाँ पे MA नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है CA दिया है। क्रॉनिकल एज यहाँ पे दी है कि क्रॉनिकल एज क्या है 8-year जो चाइल्ड है उसकी मेंटल एज यहाँ पे पूछी गई है क्वेश्चन में। तो सिंपल मेथड था कि 8 आपने नीचे लिखना था, उसके बाद जितने ऑप्शन दिए हैं आपने ऑप्शन को क्या कर देना था, ऑप्शन में ऊपर लिख देना है। पहले 4 आपके जो है अपॉन 8 करना था, फिर 5/8 करना था, फिर 6/8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जहाँ पे आपका जो है IQ 75 आता तो वो आपका सही आंसर होना था। जैसे कि यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या है 6, यानी कि इसका फॉर्मूला कैसे बनना था 6/8, यानी कि मेंटल एज 6 है, उसके बाद अपॉन 8 लगना था। तो उसके बाद जो आपके पास मल्टीप्लाई और 100 जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद आपका जो IQ निकल कर आना था 75। बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पे ये निकल सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न रहेगा आपके पास, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर इज। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को समझने से संबंधित बुद्धि आपकी कौन सी है? तो ये वाले अगर प्रश्न की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इंटरपर्सनल, माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है स्पाइशियल
तीसरा है आपके पास यहाँ पे वर्बल, और फोर्थ आपके पास है इंटरपर्सनल। तो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर इज, तो ये आपके क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल। अगर यहाँ को ध्यान से आप देख लेंगे तो ऑप्शन बाकी के आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो थ्योरी है किसकी थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से यहाँ से प्रश्न बना। और इस प्रश्न को जो है 4 पार्ट आप में डिवाइड किए गए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और चारों जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ही देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर। तो हॉवर्ड गार्डनर की ये थ्योरी है। टोटल इसमें 8 आपके देखने को मिलती है, 8 तरह की बुद्धि की माफ कीजिएगा, बुद्धि के प्रकारों की बात करते हैं यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर का मानना है कि व्यक्ति के अंदर जो है इंटरपर्सनल आपकी हो सकती है, स्पेशल हो सकती है, वर्बल हो सकती है, इंटरपर्सनल आपकी हो सकती है, बॉडी काइनेस्टिक हो सकती है, म्यूजिकल आपकी हो सकती है, और इसके अलावा जो आपके पास लिंग्विस्टिक हो सकती है, नेचुरलिस्टिक हो सकती है। तो ये सारे लॉजिकल आपकी हो सकती है। ये सारी जो बुद्धि की जो बात करते हैं कि कितने तरह की जो है इंटेलिजेंस हो सकती है एक व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को समझने से संबंधित। तो इंट्रापर्सनल की अगर बात करें तो ये आपके स्वयं से रहेगा, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्पाइशल की, तो यहाँ पे विजुअल्स जो है उनसे रिलेटेड आपकी रहेगी। वर्बल की अगर बात की जाए तो वर्बल का सभी को पता है ये लिंग्विस्टिक से आपके रहने वाली है। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल की अगर बात करें तो इंटरपर्सनल में क्या है, 2 व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन देखने को मिलता है इंटरपर्सनल में। तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को समझने और उसके व्यवहार को समझने का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी के अंदर। तो ये हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। ऑप्शन जिसमें डी था बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है। ये डायरेक्ट आपकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से आप ये समझ लेना कि जिसमें ऑप्शन आपके दिए हैं, जैसे कि आपके पास वेस्लर दिया है, बीने दिया है, गिलफोर्ड दिया है, स्टर्न दिया है, तो इनसे रिलेटेड आपने क्या करना, इनसे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है जो इन्होंने एजुकेशन पर दी है, चाइल्ड बिहेवियर पर दी है, चाइल्ड सेंटर होकर दी है, चाहे टीचर सेंटर पर बेस दी है, चाइल्ड पेडागोजी से दी है, तो ये सारी इनकी स्टेटमेंट आपने देख लेना। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, पर लगता है कि नहीं आएगी। बिल्कुल 99% है कि नहीं होते रिपीट आपकी जो स्टेटमेंट वाले, लेकिन हो सकता है हो जाए। तो देख लीजिए, इंटेलिजेंस इज aggregated of or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment. Whose statement is this? तो ये आपकी किसकी रहेगी, वेशलर की रहेगी। ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट दिया था बिल्कुल आपके ये सही था। नेक्स्ट आपके पास 6 रहेगा, रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्न इवेल्युएशन इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वे इज। तो आपने क्या बताना है कि जो सकारात्मक और जो नकारात्मक रूप से स्थायी व अधिगमित जो मूल्यांकन है वो आपका क्या कहलाएगा। तो इसमें जो है फेवरेबल और अनफेवरेबल वे की बात की गई है, इवेल्युएशन की, और किसकी बात की गई है, परमानेंट एंड लर्न की। तो ये आपके क्या दिखा रहा है, ये आपके चेंजेस जो करेगा वो किसके बेस पे रहेगा, लर्निंग के बेस पे चेंज रहेगा, जो कि किसको चेंज करेगा, आपके एटीट्यूड को चेंज करेगा। अब वो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, आपकी जो है नॉलेज पर, आपकी जो लर्निंग पर, कि लर्निंग आपकी कैसी हुई है, और इस लर्निंग जो है क्या करेगा, लर्निंग आपको जो है एटीट्यूड ये आपका जो है इसमें प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके सही था। ऑप्शन देख लीजिए, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, लर्निंग और मोटिवेशन। बाकी के 3 ऑप्शन है, इनको भी आपने पढ़ना है, और जो एक ऑप्शन है आपने इसको पढ़ना है कि एटीट्यूड आपका कैसे कैसे होगा, एप्टीट्यूड किस में होगा, लर्निंग से आपका क्या होगा, मोटिवेशन से क्या होगा। हो सकता है कि इन ऑप्शन से ही इस एग्जाम के अंदर प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 16 PF पर्सनैलिटी इन्वेंटरी वॉज गिवन बाय। तो ये 16 जो PF है ये क्या है, ये 16 तरह के जो पर्सनैलिटी फैक्टर की बात की गई है, जिसकी किसके द्वारा दिया गया था, कैटल द्वारा ये दिया गया था। और इसने कैटल ने क्या किया कि 16 टाइप के जो पर्सनैलिटी फैक्टर है क्वेश्चनेयर यहाँ पे इसने बना दिए थे। तो 16 तरह के इसने अपने जो पॉइंट दिए हैं, 16 आपके रहेंगे, और वो 16 कौन कौन से हैं, अब सारे तो यहाँ पे बनाने पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार इसको सर्च करके देख लेना कि 16 आपके कौन से हैं। तो उसमें अलग अलग तरह से आपको ये देखने को मिलेंगे पर्सनैलिटी फैक्टर जो है कैटल द्वारा जो है कितनी तरह के दिए गए हैं, 16 तरह के ये दिए गए हैं। तो इसको एक बार जाकर आपने देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपका रिलेटेड रहेगा किस थ्योरी से, तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, डूइंग प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ।
यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिक धारणा का जो निर्धारण है किसके आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन अगर आप देखें, सोशल रूल, पनिशमेंट एंड रिवार्ड, यूनिवर्सल लॉज, ये माफ कीजिएगा यूनिवर्सल वैल्यूज, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपने कोलबर्ग की जो थ्योरी पढ़ी है जिसमें जी कोलबर्ग ने जो है 6 स्टेजेस दी है मॉरल डेवलपमेंट की, वहाँ से ये प्रश्न है। अगर जो है आप मेरी क्लासेस में थे तो क्लासेस वालों को ये ध्यान आ जाना चाहिए, बाकी जिनको नहीं भी आ रहा है ध्यान वो उसको यहाँ पे देख लीजिए कि ये प्रश्न आपका कहाँ से बना है। तो लिख लीजिए कोलबर्ग की जो है थ्योरी से ये प्रश्न आपका देखने को मिलेगा, और इसमें टोटल 6 स्टेजेस की बात की गई थी जो कि आपके 3 लेवल के अंदर आपके डिवाइड थी, और 3 लेवल में से ये आपके अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल की यहाँ पे बात की गई है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल अगर आप देखें तो प्री कन्वेंशनल लेवल में आपके कौन कौन से पॉइंट देखने को मिलते हैं, पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बिल्कुल कहाँ मिलता है, प्री कन्वेंशनल में आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके पास जो है सोशल रूल की, तो सोशल रूल कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो सोशल रूल आपके देखने को मिलते हैं लेवल 3 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपके पास 3 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं सोशल रूल, इंडिविजुअल राइट्स, ये आपके देखने को मिलते हैं। यूनिवर्स आपके पास वैल्यूज ऑप्शन सी है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, लेवल 3 के अंदर देखने को मिलता है। और लेवल 3 का क्या नाम है, लेवल 3 का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपकी थ्योरी किसकी है, कोलबर्ग की है। 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट उसने दी थी जो कि 3 लेवल के अंदर, 3 लेवल के अंदर डिवाइड की गई थी। लेवल 1 को कहा जाता है प्री कन्वेंशनल, जो कि टोटली आपके जो है किस पर रहेगा, स्टेज 2 अंदर इसमें देखने को मिलेगी। एक आपके पास है आपके पास पनिशमेंट एंड रिवार्ड, सेकंड जो स्टेज है आपके पास इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, यानी कि टिट फॉर टैट वाली आप अवस्था इसको कह लीजिए। और लेवल जो 2 है, लेवल 2 को इसने जो है नाम दिया था, किसकी हम बात कर रहे हैं, कोलबर्ग की बात कर रहे हैं। मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज आपकी जो है इसमें 3rd रहेगी लेवल 2 के अंदर। लेवल 2 को कहा जाता है कन्वेंशनल, और लेवल जो है 2 में क्या देखने को मिलता है, गुड और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसमें जो स्टेज 4 रहेगी, जो लेवल जो है 2 के अंदर, वो आपकी सोशल ऑर्डर रहेगी। तो जो ऑर्डर दिए है उसको आपने फॉलो करना है। उसी तरह लेवल 3 की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। लेवल 3 को कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल आपके लेवल, और इसमें जो है 5th स्टेज आपके देखने को मिलती है। और 5th में बात की गई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की, और जो स्टेज 6 है उसमें बात की गई है यूनिवर्सल प्रिंसिपल की। तो ये आपकी किससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया था, कोलबर्ग की जो है 6 जो है स्टेजेस दी गई थी मॉरल डेवलपमेंट की, जो कि डिवाइड की गई थी 3 लेवल के अंदर। तो यहाँ पे प्री कन्वेंशनल की बात की गई है। प्री कन्वेंशनल मतलब कि लेवल 1, प्री कन्वेंशनल लेवल 1 आपका रहेगा, और इसके अंदर 2 स्टेजेस थी, जिसमें से आपके क्या पूछा था, मॉरलिटी इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ये आपके स्टेज 1 से रिलेटेड है, बाकी नहीं है, तो मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख रहे हैं आपके पास, आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग। तो आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन है ये आपके कहाँ पे देखने को मिलती है, क्वेश्चन से समझ गए आप। ऑप्शन देख लीजिए, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। अब देखिए, पहचान निर्माण किया जाता है शिशावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में। अब इसमें तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। कुछ को लग सकता है कि तुक्का लगा लिया जाए, तुक्का इसमें क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखिए, हालांकि इसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग, आपको लग सकता है कि कहाँ पे आपके आइडेंटिटी फॉर्मेशन आपके देखने को मिलती है, तो आप इसमें तुक्का हो सकता है कि ये लगा ले कि चलो किशोरावस्था में आपके देखने को मिलती है, लेकिन ये तुक्का लगाने वाला प्रश्न ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आपका डायरेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, आपने एरिक्सन की थ्योरी देखी होगी। एरिक्सन की जो आपके पास, इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, या फिर इसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस थ्योरी के अंदर टोटल जो है एरिक्सन ने 8 स्टेजेस की बात की गई थी, और उस 8 स्टेजेस के अंदर जो है एरिक्सन क्या क्या बताते हैं कि कहाँ पे आपके आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे आपके पास कोई और चीज़ें आपके देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 8 तरह की जो स्टेजेस की बात कौन करते हैं, आपके पास एरिक्सन करते हैं। तो एरिक्सन का क्या मानना है कि आपके पास सबसे पहले तो एरिक्सन ने क्या कहा था, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, पहले इसका आप ये समझ लीजिए कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन डन ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो एडोलसेंस में आपके देखने को मिलती है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और आपके पास आइडेंटिटी या तो डेवलप होगी एडोलसेंस में, या फिर रोल कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिले थे। जो एरिक्सन की ये थ्योरी थी, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की ये थ्योरी है, टोटल इसमें जो आपके पास
8 स्टेजेस देखने को मिली थी, जिसमें से आपके पास अगर बात की जाए कि एडोलेसेंस कहाँ पे देखने को मिलता है तो 5th स्टेज में ये देखने को मिलता है। और एडोलेसेंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, या तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है या रोल कन्फ्यूजन होते हैं। तो दो चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि इन्फेंसी जो पीरियड होता है स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो इन्फेंसी पीरियड से इसने स्टार्ट किया था एरिक्सन ने। तो उसमें उसने बताया था या तो बच्चे में ट्रस्ट होगा या मिसट्रस्ट होगा। वो ऑलरेडी क्लासेस वाले स्टूडेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी अगर मुझे समय रहा तो साइकोलॉजी की आपके लिए अलग से मैं क्लासेस लूँगा, सिर्फ साइकोलॉजी का बैच रहेगा, वो सभी के लिए रहेगा, मेडिकल नॉन मेडिकल टीजीटी आर्ट्स जेबीटी उन सभी के लिए बिल्कुल कॉमन रहेगी वो क्लासेस। अगर मुझे समय लगा तो अगर आपके कमेंट्स भी देखने को मिले तो बेशक एक जो है साइकोलॉजी का अलग से एक बैच में बिठाने की सोच रहा हूँ। दूसरे स्टेज की जो बात की थी इन्फेंसी के बाद, उसमें अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं एरिक्सन। और एरिक्सन क्या कहते हैं कि या तो ऑटोनॉमी बच्चे में डेवलप होगी या शेम एंड डाउट होगा। ठीक है, तो ये वाला देख लेना कि ऑटोनॉमी क्या है, शेम एंड डाउट क्या है, ये अंदर आगे सब पॉइंट आपके देखने को मिलते हैं। जैसे कि एडोलेसेंस के अंदर क्या पॉइंट देखने को मिले, एडोलेसेंस में देखने को मिला आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और क्या मिला आपके पास यहाँ पे रोल कन्फ्यूजन। वैसे ही इन्फेंसी में हमने बात की, इन्फेंसी में आपको क्या देखने को मिला, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। उसी तरह अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी या तो बच्चे में डेवलप होगी या फिर आपके पास शेम एंड डाउट। उसी तरह प्री स्कूल की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता है कि आपके पास प्री स्कूल फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग, तो कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे या तो आपके पास इनिशिएटिव देखने को मिलना था या फिर गिल्ट। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आपके प्री स्कूल में देखने को मिलता है। फिर बच्चे की स्कूल एज आती है तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिडिटी। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो उसके बाद एडोलेसेंस आपके देखने को मिलता है। एडोलेसेंस में क्या होता है, या तो बच्चे में आइडेंटिटी फॉर्मेशन आपके देखने को मिलती है या फिर रोल कंफ्यूजन देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके देखने को मिलता था वो कौन सा था आपके पास, यंग एडल्टहुड। तो यंग एडल्टहुड में क्या देखा, या तो इंटीमेसी मिली या फिर आइसोलेशन मिला। एक्सप्लेन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मतलब कि अभी समय नहीं है, पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये किस थ्योरी से था। तो ये कौन सी थ्योरी से था, तो ये आपके पास साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, जिसको कि आपके एरिक्सन की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मिडल एडल्टहुड देखने को मिलता है, जो कि आपके पास जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन से संबंधित था। और उसी तरह लास्ट पॉइंट जो मैच्योरिटी की बात की गई है, इसकी जो अंतिम स्टेज है, जो 8th स्टेज है आपकी, उसमें क्या देखने को मिलता है, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो ये सारी चीजें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है आपके पास एरिक्सन की थ्योरी में। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन जो ड्यूरिंग कहाँ पे, एडोलेसेंस। अब इन्फेंसी को मैंने बता दिया कि इन्फेंसी क्या है। इन्फेंसी में भी 2 पॉइंट आपके देखने को मिलता है। कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ट्रस्ट मिसट्रस्ट। ऑप्शन बी चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की हमने बात कर ली है। तो चाइल्डहुड में क्या देखने को मिलता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। एडल्टहुड हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एडल्टहुड यानी कि यंग एडल्टहुड की हमने बात की थी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आपके देखने को मिलता है। तो एरिक्सन की ये थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 9। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका रहेगा टू थिंक अबाउट वंस ओवन थिंकिंग इज। तो आपके पास अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करता है, तो क्या है, तो आपके पास रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपका आएगा। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखिए तो बाकी के ऑप्शन आपको देखने में नहीं मिलते, लेकिन अगर यहाँ पे मेटाकॉग्निशन होता तो फिर आपका मेटाकॉग्निशन आपका राइट आंसर होना था, लेकिन है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि नन ऑफ दीज होगा, तो नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर आपके देखने को मिलता है। तो ये आपने एक बात देख लेना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्या है, मेटाकॉग्निज्म आपका था तो क्यों आपका ये मेटाकॉग्निजन आना था, ये आपने एक बार देख लेना है। 11 की ओर चलते हैं। ह्यूमनिज्म एम्फेसाइज तो आपकी कहाँ से रहेगा, आपके पास अनकॉन्शियस से रहेगा, इन्वायर से रहेगा, इद से रहेगा, तो कहाँ से रहेगा। तो यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो आपके साइको सोशल जो आपके पास है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। साइको सोशल की बात करेंगे, साइको सोशल में आपने ये याद रखना, साइको एनालिसिस की बात करेंगे, मनोविश्लेषणवाद की हम बात करेंगे, जो कि इद ईगो सुपर ईगो की सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है। तो इद ईगो सुपर ईगो, यहाँ से भी प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मानवतावाद जो बल देता है, किस पर बल देता है, वो स्वयं पर बल देता है, अनकॉन्शियस पर नहीं देगा। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है, ये इद ईगो सुपर ईगो जो आप पढ़ेंगे, जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, और आपके पास यहाँ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये 3 आपके हैं। अर्धचेतन मन क्या है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट वहाँ पे जाकर आपने पढ़ना, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर आपने जाना होगा तो साइकोलॉजी की बहुत सी वीडियो है, साइकोलॉजी के 2-3 फोल्डर आपके बने हैं, तो अगर उसमें जाकर देखना होगा तो प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर मैंने बनाया है, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। तो ह्यूमनिज्म जो है वो आपके बल देता है, खुद पर यह बल देता है, स्वयं पर यह बल देता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वॉज रिटन बाय। तो ये आपकी बुक्स है, तो इसका भी कुछ नहीं कर सकते कि बुक्स आपकी कहीं से भी पूछ ली जा सकती, ऐसा नहीं है कि यहीं से प्रश्न पूछेंगे। तो इसको तो आप एक बार लिख लीजिए, हो सकता है इस बार ना आए, अगली बार आ जाए, हो सकता है कहीं और ही आ जाए, हो सकता है आपके कमीशन के एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो जो प्रश्न एक बार आ गए हैं किसी एग्जाम में, अगर वो आगे किसी एग्जाम में आते हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक आपके कौन है, तो सिगमंड फ्राइड ही रहेंगे। तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ए दिगो सुपर ईगो आपने एक बार पढ़ लेनी है। स्किनर से आपने देखना है कि स्किनर ने बीएफ स्किनर ने आपकी कौन सी थ्योरी दी थी, आप सभी को पता होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। वॉटसन की बात की जाए तो वॉटसन बिहेवियरिज्म से संबंधित थे, तो बिहेवियरिज्म पर इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसमें जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि बालक के ऊपर, वो आपने देख लेना। रोजर से रिलेटेड आपने देख लेना कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, कौन सी बुक्स दी है, वॉटसन ने कौन सी बुक्स लिखी है, स्किनर ने कौन सी बुक्स लिखी है, किसके काम को आगे बढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक बार जाकर देख लेनी है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कोलबर्ग लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पनिशमेंट एंड रिवार्ड। तो ये वाला वही प्रश्न है जो हमने पीछे किया एक प्रश्न कि डूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये प्रश्न जो आपका पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया था, कोलबर्ग की 6 स्टेजेस से। तो यहाँ पे यही बात की गई कि कोलबर्ग लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। तो वहाँ पे ये पूछा गया था कि किस लेवल के अंदर जो है पनिशमेंट एंड रिवार्ड आता है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं यहाँ पे ये पूछा गया कि पनिशमेंट रिवॉर्ड आपके किस लेवल में आता है। वहाँ लेवल दिया गया था और लेवल में पूछा गया था कि इस लेवल के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो बात तो वही है कि क्वेश्चन का आंसर और आंसर का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। तो अब पनिशमेंट एंड रिवार्ड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कहाँ पे देखने को मिलता है, प्री कन्वेंशनल में। और कन्वेंशनल में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कन्वेंशनल में जो 2 स्टेजेस है कौन कौन सी है, प्री कन्वेंशनल में 2 कौन सी स्टेजेस आपके देखने को मिलेगी, और पोस्ट कन्वेंशनल में कौन सी 2 स्टेजेस आपके देखने को मिलेगी। टोटल स्टेजेस दी थी कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस, डिवाइड किया था इनको 3 लेवल के अंदर, और उन 3 लेवल में हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस आपकी डिवाइड की गई थी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इस पर समय आपका नहीं करते हैं खराब। एरिक्सन डेवलपमेंट टास्क फोर्स एडोलेसेंट, देख लीजिए वही वाली बात है, पीछे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अब उसी क्वेश्चन का जो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो एरिक्सन के डेवलपमेंट टास्क फोर्स एडोलेसेंट, तो आपके क्या देखने को मिलता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन देखने को मिलता है, वर्सेज आपके क्या देखने को मिलेगा, रोल कंफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी यहाँ पे देख लीजिए इनिशिएटिव कहाँ पे होगा, इंडस्ट्री कहाँ होगा, इंटीमेसी कहाँ होगा, अभी मैंने आपको डिटेल में ये साथ साथ बता दिया था। तो अब यहाँ पे समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है कि अगर पिछले प्रश्न को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें, तो 13 के भी 2 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। कोलबर्ग की जो 6 स्टेजेस मोरल डेवलपमेंट की, यहाँ से 2 प्रश्न आपके देखने को मिले। एडोलेसेंस जो आपके पास ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, एरिक्सन डेवलपमेंट, एरिक्सन की जो थ्योरी है यहाँ से भी 2 प्रश्न आपके देखने को मिले थे नवंबर 2021 के एग्जाम में। तो एक थ्योरी अगर आपने ढंग से कर ली तो 2 प्रश्न आपके बिल्कुल यही बनेंगे, और आपके जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न आपके बिल्कुल बेसिक रहते हैं। और बेसिक कैसे रहते हैं, बेसिक आपके जो है सिर्फ आपके पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चन, या तो आपसे इसमें सीक्वेंस पूछा जाएगा, या इनका लेवल या स्टेज पूछी जाएगी, किसके अंदर पर्टिकुलर देखने को मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले आपके पास अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस ऑफ जस्टिस टाइप। देखिए गार्डनर की बात की गई है, कौन से गार्डनर की बात की गई है, हॉवर्ड गार्डनर की बात की गई है। हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस हमने ऑलरेडी अभी पीछे डिस्कस कर ली है, यानी कि इस थ्योरी को भी आपके 2 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने देखा था इस पेपर का, हमने क्या देखा था, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर जो पॉइंट दिए गए थे, तो उस पॉइंट में आपने क्या देखना था कि दूसरे बिहेवियर को जो समझने की बात की जाए थी, किसमें देखने को मिल रहा था, इंटरपर्सनल में। तो ये इंटरपर्सनल जो है किसमें है, टोटल जो स्टेज, कितने जो टाइप की इसने जो बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं, कितने टाइप की इंटेलिजेंस इसने बताई है, टोटल 8 टाइप की, उसमें से एक आपके पास कौन सा था जो कि दूसरे व्यक्ति को समझने से संबंधित था, तो वो था आपके पास इंटरपर्सनल। बाकी 8 के 8 टाइप मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैंने बता दिए थे कि काइनेस्टिक आपके हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, वर्बल आपके हो सकते हैं, स्पेशल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यानी कि हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से भी यहाँ पे 2 प्रश्न आपके देखने को मिले थे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपका रहेगा, यूज ऑफ द नेगेटिव इन्फोर्सर बाय द टीचर विल, आगे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट। देखिए अगर जो अध्यापक ऋणात्मक पूर्णांक का जो है प्रयोग करता है, तो विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को जो क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। क्योंकि जो है वर्बल जो आपके रहेगा, वर्बल जो रहता है, या कह लीजिए कि आपके पास शुद्ध वर्तनी वाले जो क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन उसमें सही करनी होती है,
अगर गलत प्रोनाउंसिएशन को बढ़ावा देंगे या उसको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, अगर जो है उसके लिए जो है पुनर्बलक का प्रयोग नहीं करेंगे, नेगेटिव पुनर्बलक का जो प्रयोग इसमें बात की गई है, नेगेटिव रिन्फोर्सर अगर वहाँ पे टीचर नहीं लगाएगा तो बच्चे की जो संभावना है कि गलत वो प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो गलत ही वो कंटिन्यू कर रहा है। फिर अगर जो है नेगेटिव नहीं होगा तो बच्चे को नहीं पता कि ये आपके जो है गलत है, या फिर बच्चे को फोकस करवाने के लिए या बच्चे से सही प्रोनाउंसिएशन के लिए यहाँ पे नेगेटिव रिन्फोर्सन जो है यूज़ करना ज़रूरी है। और इससे क्या होगा कि जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, बच्चा जो है राइट प्रोनाउंसिएशन करने की जो है कोशिश करेगा, जिससे क्या है जो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज होगी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट लेवल ऑफ नीड इन मेस्लो थ्योरी आर। तो यहाँ पे मेस्लो सिद्धांत के प्रथम स्तर की आवश्यकता है। प्रथम स्तर यानी कि जो लेवल्स है मेस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या देखा है, उसमें आपने देखा होगा कि इसने क्या बात की है कि इसने स्टेजेस में डिवाइड किया है आपके ज़रूरतों को। कैसे ज़रूरतों की, पहले क्या है आपके पास, पहले आपके पास साइकोलॉजिकल नीड्स होगी, फिर जब साइकोलॉजिकल नीड आपके पास पूरी हो जाएगी फिर आपके पास सेफ्टी नीड्स की बात अगर आगे की हो जाएगा इंसान। उसके बाद जैसे सेफ्टी नीड किसी इंसान की पूरी होती है फिर आपके लव एंड बिलोंगिंग की हो जाएगा, आगे आपके स्टीम की हो जाएगा, और फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक अवस्था आपकी व्यक्ति की आएगी। तो यह कहाँ पे देखने को मिलता है, मेस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में देखने को मिलता है। तो इसमें जो टोटल इसने 5 लेवल आपके बताए थे, किसी भी व्यक्ति के जो है पहले क्या है, व्यक्ति अपनी जो है साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करेगा, और साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या देखने को मिलता है आपके उसके लिए जो खाना चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसके लिए जो क्लॉथ चाहिए, इस तरह की चीज़ें ये किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल आपके रहेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट लेवल कौन सा था हायरार्की ऑफ नीड्स का, बायोलॉजिकल था। जैसे ही बायोलॉजिकल आपकी कंप्लीट होती है वैसे ही व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन बी दिया है सिक्योरिटी, यानी कि सेफ्टी नीड्स की हो जाएगा, और जैसी सेफ्टी आपकी पूरी होगी फिर आपका लेवल होगा कौन सा, लव एंड बिलोंगिंग। ऑप्शन जो फर्स्ट है आपका थर्ड आपका बन जाएगा हायरार्की नीड्स में मेस्लो की, और स्टीम जो स्टेज है वो आपकी 4th स्टेज आपकी रहेगी हायरार्की नीड्स में, और जो 5th स्टेज की ओर बात करता है वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी कि मेस्लो की थ्योरी से यहाँ पे ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी टू डू वेल इन स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू ट्रेनिंग इज। तो यहाँ पे प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की जो संभावना है वो आपकी क्या कहलाती है, तो प्रशिक्षण यानी कि ड्यू टू ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ट्रेनिंग आपके जो है विशेष महत्व रखती है, तो वो जो आपकी क्या दिखा रही है, संभावना क्या दिखा रही है, वो आपकी अभिक्षमता दिखा रही है, एप्टीट्यूड आपके दिखा रहा है, एक जो है लेवल है किसी व्यक्ति के सीखने का, उसको वो क्या है उसको इंक्रीज कर रही है प्रैक्टिस करवा के। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग का जो क्राइटेरिया आपका कहाँ तक है, कहाँ तक उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो आपके क्या दिखाएगा, एप्टीट्यूड आपके ये दिखाएगा। तो अभिक्षमता ये आपके दिखाएगा कि आपके जो है प्रशिक्षण द्वारा क्या है किसी भी एक विशेष क्षेत्र में अच्छा कर पाने की किसी व्यक्ति की जो है संभावना कितनी आपकी है, वो आपकी क्या दिखा रहा है, उसका एप्टीट्यूड आपके दिखा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल आपकी राइट हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 आपके पास रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो सभी को पता है इसमें तो कुछ नहीं है, व्यवहार में जो अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, लर्निंग के कारण होते हैं। तो लर्निंग आपकी जो क्या है, लर्निंग ही आपकी जो परमानेंट आपके बिहेवियर में चेंज लाने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 20 देखेंगे। 20 आपके पास है, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां है। कंडीशन विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए गोल आर। तो कौन से रहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट है नीड्स, ड्राइव, मोटिवेशन, इंसेंटिव। तो किसी लक्ष्य के आकर्षण यानी कि कंडीशन विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ए गोल आर। तो ये क्या है सभी, तो किसी भी, देखिए मान लीजिए एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, इवान पेवलो की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। तो वहाँ पे जो है लार लाने के लिए क्या किया गया है, लार लाने के लिए उसको पहले जो है एक लालच दिया गया, लालच किया गया, और जैसे ही उसने जो है खाने को देखा लालच के तौर पे, एक फूड उसके सामने आया उसका फेवरेट, वैसे ही क्या है उसके जो है मुंह से सलाइवा आपके आना शुरू हो गया। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसने नहीं देखी है वीडियो जाकर देख लेना। साइकोलॉजी की मैक्सिमम थ्योरीज पर वीडियोज़ है, और थ्योरीज की एक कंबाइंड वीडियो भी है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो एक बार जाकर देख लेना अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका जो है स्कोर आपका जो है अच्छा रहे साइकोलॉजी सेक्शन का स्पेशली, तो देख लेना एक बार जाकर। तो यहाँ पे क्या है कि किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने के लिए, तो आपके बढ़ाने या घटाने के लिए स्थितियाँ आपकी कैसी रहेगी,
वो आपके पास इंसेंटिव आपकी रहेगी, प्रलोभन वहाँ पे वो देखने को मिलेगा। तो चॉकलेट का जो लालच देते हैं आप बच्चे को, पेंसिल का उपहार का लालच देते हैं, शाबाशी का लालच देते हैं, पुरस्कार का देते हैं, तो ये आपके किससे रिलेटेड है, इंसेंटिव से रिलेटेड है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाना था। नेक्स्ट आपके पास देख लीजिए स्क्रीन पे है, पेवलो के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ है। इन पेवलो स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग द साउंड ऑफ ए बेल इज, तो अब देख लीजिए इवान पेवलो की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग, डॉग पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था, फूड के डाइजेशन सिस्टम पे कर रहा था, लेकिन ये हो गया इसके एक्सपेरिमेंट। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि आपके पास पेवलो है, जब वो स्टडी कर रहा था क्लासिकल कंडीशनिंग पे, तो उसमें जो घंटी है, घंटी की आवाज़ आपकी क्या है, तो घंटी की आवाज़ क्या है, तो जाहिर सी बात है घंटे की आवाज़ सुन के सलाइवा तो नहीं आना है, तो घंटी यहाँ पे अनकंडीशनल है, ठीक है, माफ कीजिएगा कंडीशनल है। अनकंडीशनल यहाँ पे क्या था, पहले अनकंडीशनल क्या था, आपके पास फूड था, कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल को आप इस तरह से समझिए कि डॉग के सामने कोई कंडीशन नहीं है सलाइवा के लिए, तो कोई कंडीशन नहीं है, तो वो क्या आपके पास अनकंडीशनल, फूड को देखकर, एक खाने को देखकर लार आना स्वाभाविक है, तो अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है, नेचुरल है, मतलब इसको नेचुरल भी कहा जाता है, नेचुरल स्टिमुलस भी कहा जाता है, और ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब जो है उसके साथ जो एक बेल को जोड़ा गया, तो आपके पास एक कंडीशन जोड़ी गई, फूड प्लस बेल। अब बेल क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन का क्या काम कर रही है, पहले तो ये न्यूट्रल थी, देखिए पहले क्या थी, ये पहले न्यूट्रल थी, बिफोर कंडीशनिंग जो बेल आपकी न्यूट्रल थी, फिर आपके ड्यूरिंग कंडीशनिंग इसने क्या है, कनेक्शन जो है, एक जो कंडीशनिंग है वो काम कर रही थी, कंडीशनिंग यहाँ पे की गई बेल की आपकी फूड के साथ, और जैसे ही कंडीशनिंग हुई और एट द एंड क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि सिर्फ जो है एक घंटी मात्र से जो है कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस का यूज़ किया गया एक बेल के तौर पे, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो आपके लिए बनाई है और बहुत डिटेल में इसको समझाया है क्लासेस के अंदर भी, बहुत सी वीडियोज़ के अंदर भी। तो यहाँ पे जो है एक बेल जो है क्या काम कर रही है, कंडीशनल स्टिमुलस का काम कर रही है, तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, तो कुत्ते के मुंह में जो लार आ रही है सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर, वो लार आना क्या है, वो लार आना आपकी कंडीशनल रिस्पॉन्स रहेगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस ऑप्शन सी क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो आपके फूड रखा जाता है कुछ कुत्ते के सामने, तो नेचुरल स्टिमुलस क्या है, एक फूड है, खाने को देकर स्वाभाविक लार आना, बाद में कंडीशनिंग की गई, और जैसे ही कंडीशनिंग के लिए आपकी कौन सा स्टिमुलस यहाँ पे यूज़ किया, एक बेल को यूज़ किया गया, तो कंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, घंटी की आवाज़। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मास्टर ग्लैंड डायरेक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये डायरेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस ये आपके पीयूष से रहेगा, यानी कि पिट्यूटरी से रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपकी है, तो इंपॉर्टेंट है ये, आई होप सभी को पता होगा। तो ऐसे प्रश्न आपके साइंस पर बेस आपके हैं, तो इसको एक बार आपने साइंस सेक्शन भी थोड़ा सा देख लेना है। तो ये कुछ एक एडिशनल क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी सेक्शन अलग है, ये वाला सेक्शन अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके जो है कॉग्निटिवली आपके जो है कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट में आपके सहयोग देता है एक चाइल्ड के अंदर, और कहीं ना कहीं ये जो है पैडागोजी का एक ये भाग ही है। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस, वही वाली है बिहेवियर ओरिएंटेड फॉर्म। तो यहाँ पे बिहेवियर ओरिएंटेड फॉर्म किससे रहेगा, अनकॉन्शियस टेंडेंसी से आपकी ये देखने को मिलेगा। तो ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, ये देखो सुपर ईगो करिए, ढंग से पढ़ ली, समझ ली, पढ़ते तो सभी है, अगर समझ लिया आपने थ्योरीज तो यहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं होगी। तो इसको एक बार आपने जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 है अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में, तो आपके पास इज एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का जो केंद्र है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो सेंटर रहती है, किसके सेंटर हम रहते हैं, या तो यहाँ पे चाइल्ड होगा या फिर यहाँ पे लर्नर होगा। तो चाइल्ड सेंटर हम कई बार आपने सुना होगा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की जाती है, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर को जगह क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है आपके पास लर्नर, अधिगम करता जो सीखने वाला है, सीखने वाले को जो है यहाँ पे क्या किया गया है, सेंटर में रखा गया है। तो यहाँ पे लर्नर इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके सही है। दो तरह के प्रश्न बनते हैं इस तरह में, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे जो है प्रश्न आपके जो है या तो टीचर बेस्ड रहेगा या फिर आपके
टीचर बेस रहेगा या फिर आपके लर्नर बेस रहेगा। लर्नर के लिए आप चाइल्ड यूज हो सकता है, टीचर तो आपका टीचर ही रहेगा, तो यहाँ पे टीचर सेंटर होगा या फिर स्टूडेंट सेंटर, दो चीज़ें आपकी रहेगी। और इन दोनों के जो ऑप्शन है वो आपके सेम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रश्न को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पे अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में, तो केंद्र में हमेशा लर्नर ही रहेगा, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज बेसिस ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर रीजन। व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया जाता है। तो किसी भी व्यवहार की प्रक्रिया जो हो रही है, कोई भी जो व्यवहार कर रहा है, मान लीजिए अभी जो आप लिख रहे हो, आपके जो है लिखने से हैंड वाली आपकी लग रही है, आपने लर्निंग डोमेन्स पढ़े, अगर आपने पढ़े हैं तो क्या देखा होगा, 3 तरह के डोमेन्स आपके देखने को मिलते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, साइकोमोटर डोमेन्स का यूज़ करके आपको क्या, आप अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं और आपने लिखना शुरू कर दिया जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि साइकोमोटर आपका चल रहा है, लेकिन साइकोमोटर के साथ आपकी क्या चीज़ चल रही है, माइंड आपका चल रहा है, जो कि किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिवली, कॉग्निटिविज्म से आपका रिलेटेड है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, संज्ञानवाद में, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन कॉग्निटिविज्म। कुछ चीज़ें आप बोल रहे हो, मान लीजिए मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ बिना सोचे समझे, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं सोचने समझने की जो मेरी प्रक्रिया है वो कहाँ से रिलेटेड है, कॉग्निटिवली सोच रहा हूँ, दिमाग से सोच रहा हूँ, संज्ञानात्मक तौर पर सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपकी जो अगर लर्निंग डोमेन्स आपने पढ़े हैं तो उससे रिलेट करके ये प्रश्न आपने देखना, तो यहाँ पे ये समझ आपको आ जाएगा कि यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो किस पर बेस आपका रहेगा, आपके कॉग्निटिवली रहेगा। तो लर्निंग डोमेन्स में तीनों आपने पढ़ने हैं, कॉग्निटिव भी पढ़ना, अफेक्टिव भी पढ़ना, साइकोमोटर पढ़ना। और कॉग्निटिव की अगर मैं बात करूँ, कॉग्निटिव डोमेन्स जो आपके बेंजामिन ब्लूम ने उसको आगे और डिफाइन किया है, तो बेंजामिन ब्लूम की जो ब्लूम टेक्सोनोमी है उसको आपने थोड़ा सा पढ़ लेना। और ब्लूम टेक्सोनोमी में जो पॉइंट्स है, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन यानी कि जो लास्ट वाला आपके बाद में सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया गया था, तो ये आपने एक बार इसको देख लेना, ब्लूम टेक्सोनोमी, यहाँ से भी प्रश्न आपके देखने को बनते हैं। आगे चलेंगे, गार्डनर के जो है अनुसार बुद्धि आपकी क्या है, देख लीजिए। एक ही थ्योरी से आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। हॉवर्ड गार्डनर के ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो जाहिर सी बात है मल्टी डायमेंशनल आपके है। तो मल्टी डायमेंशनल आपकी क्यों है, बहुबुद्धि जो है, अगर हिंदी में देखें तो बहुबुद्धि की बात की गई है, एक से ज़्यादा जो है बुद्धि के प्रकार आपके यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर ने बात की गई है। हालांकि टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, लेकिन इसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल आपके इंटेलिजेंस की इसमें बात करते हैं हॉवर्ड गार्डनर। ऑप्शन भी बिल्कुल आपके सही होगा। 8 तरह की बुद्धि की बात करते हैं, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की इसने की थी, हॉवर्ड गार्डनर ही आपकी की गई थी। अगर यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट देखे, त्राई को आप इस तरह से देख लीजिए, 3 जो लिखा है आपके हिंदी में, ऑप्शन ए देखें 3, तो 3 से आप ये समझिए कि 3 डायमेंशनल जो थ्योरी है, 3 डायमेंशनल जो थ्योरी किसने दी थी, जेपी गिलफोर्ड का मॉडल है। 3 डायमेंशन उसने 3 डायमेंशन उसने बताया थे, 3D मॉडल जो उसके द्वारा दिया गया था। तो उसके अंदर जो है कौन कौन से आपके पास है, कंटेंट देखने को मिलता है, प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ये आपने एक बार देख लेना कि 3 डायमेंशन किसने दी, जेपी गिलफोर्ड ने। मल्टी इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर ने, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है। ऑप्शन सी की बात की जाए तो यहाँ पर 2 फैक्टर थ्योरी आपको देखने को मिलती है स्पीयरमैन की, तो जिसमें उसने जो जी फैक्टर और एस फैक्टर, या तो जनरल इंटेलिजेंस होगी या फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगी, इसकी बात कौन करते हैं, ये करते हैं आपके पास स्पीयरमैन। और ऑप्शन जो अगर आप डी देखें, 1 फैक्टर इसको समझ लीजिए, या सिंगल जो है फैक्टर, सिंगल यूनिट इसको समझ लीजिए। तो ये सिंगल जो है 1 सिंगल जो आपके पास डायमेंशनल दिया था, तो किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी अगर आपने ये भी देखना होगा तो एक बार देख लीजिए। अगर डेप्थ में जाकर देखना होगा, डेप्थ में देख लेना। अगर आपने जो जितना मैं बता रहा हूँ इतना भी आपने याद कर लिया, लर्न कर लिया, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वाज गिवन बाय। तो बुद्धि के 7 प्राथमिक जो मानसिक जो योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक है वो कौन है, थर्स्टन है। तो इंटेलिजेंस जो थ्योरी है, ऐसा नहीं सोचना कि इंटेलिजेंस थ्योरी किसी एक ने दी है, सभी ने अपनी तरह की बताई है। कि आपके पास हॉवर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस को अलग कहते हैं, जेपी गिलफोर्ड अलग तरह से बता रहे हैं, और आपके पास थर्स्टन यहाँ पे अलग तरह से बता रहे हैं, केटल ने पर्सनैलिटी फैक्टर के अलग तरीके से आपको बताया है। तो सभी की अपनी अलग थ्योरी है। तो यहाँ पे 7 तरह की जो है 7 जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की जो बात करते हैं
वो आपके थर्स्टन करते हैं। तो 7 टाइप की कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी आप एक बार जाकर देख लेना। चलिए नेक्स्ट आपके पास स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक, तो ये तो हमने ऑलरेडी अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 26 था यहीं पे मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया। तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 2 फैक्टर इंटेलिजेंस, या तो जर्नल होगी या फिर स्पेसिफिक होगी। जर्नल में आपके पास जी फैक्टर रहेगा, स्पेसिफिक में एस फैक्टर रहेगा। जी और एस फैक्टर ये रिलेटेड है दोनों स्पीयरमैन की इंटेलिजेंस से, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है लो IQ ऑफ ऑर्फन चाइल्ड इज ड्यू टू डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट। हालांकि लग सकता है कि हेरिडिटी भी आपका बेस रह सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो कम बुद्धि लब्धि का जो एक कारण सिर्फ हेरिडिटी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेरिडिटी कहीं हद तक हो सकता है, कुछ 1% हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर आपके हो सकते हैं, लेकिन जो है डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट ये ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा उसकी जो है बुद्धि है या फिर उसकी जो इंटेलिजेंस है उस तरह से वो आपकी डेवलप होगी, उस तरह से वो ग्रो होगी। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य कारण है वो आपके वंचित वातावरण रह जाता है। अगर किसी की बुद्धि लब्धि जो है कम होती है किसी अनाथ बच्चे की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है सारे फैक्टर आपके जो है हावी रहते हैं, चाहे इन्वायरमेंट आपका हो, चाहे उसके पास जो इमोशनली वो कहीं आपके से हर्ट हो रहा हो बार बार, तो ये सारी चीज़ें जो है कम बुद्धि लब्धि का एक कारण हो सकती हैं एक अनाथ बच्चों के लिए। तो इसमें डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, वंचित जो वातावरण है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, रोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईली बाय स्टडीड ऑन आपके चिल्ड्रन दिया गया, या जुड़वा बच्चों के लिए, गोद लिए, ट्विन या एडॉप्टेड, तो ये दोनों के लिए रहेगा। ऑप्शन जो इसमें सी था, आई होप किसी के लिए ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो कुछ आपके लॉजिकल भी रहते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना है और आपके राइट आंसर आराम से लग जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल आपके सही था। तो ये साइकोलॉजी सेक्शन में नवंबर 2021 का लेकर आया था। बाकी जो है साइकोलॉजी सेक्शन और भी आपके लिए लेकर आऊँगा, जून 2022 वाला भी सॉल्व करेंगे, उससे पहले वाला जून 2021 वाला भी सॉल्व करेंगे, जहाँ तक जो है अगर समय रहा तो बिल्कुल करेंगे। बाकी आप चाहे तो HPTET प्रिपरेशन के लिए ना केवल जो है HPTET बल्कि CTET में भी इस तरह के प्रश्न ही देखने को मिलते हैं, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी का।